नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ में क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का चैप्टर नंबर 9.4 जिसका नाम है भारत में आर्थिक सुधार। तो जितने भी हमारे सीरियस एस्पिरेंट हैं जो लगातार इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो जल्दी से ओपन करिए चैप्टर नंबर 9.4 को और हमारे साथ करिए इस बुक को हाईलाइट। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उन सबसे खैर रिक्वेस्ट तो खैर नहीं दोस्तों कि अगर आपको दोस्तों ज़रूरत है ना किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की, तो आपको किसी भी जीएस की बुक्स को, बेसिक जीएस की बुक्स को तरीके से कवर करना होगा, चाहे वो लूसेंट की बुक्स हो, चाहे वो आपकी अरिहंत जीएस की बुक्स क्यों ना हो, चाहे वो क्राउन की बुक्स क्यों ना हो। जब भी आपको लगे कि आपका सही वक्त आ चुका है पढ़ाई का, तो आप फटाफट से इस बुक्स को बाय कर लीजिएगा और तरीके से हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आप बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। भारत में आर्थिक सुधार। दोस्तों ये चैप्टर आपको मिलेगा इस बुक के पेज नंबर 308 में। जल्दी से इस चैप्टर को ओपन करिए। दोस्तों भारत में आर्थिक सुधार का मतलब क्या होता है पहले हमको ये पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमको इतिहास के कुछ पन्नों को टटोलना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार हम तो भी सोने की चिड़िया थे, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, हम काफ़ी संपन्न थे, तो आखिरकार हमको आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों आपको जाना है अंग्रेज़ों के समय में। जी हाँ, ऐतिहासिक रूप से लंबे समय तक भारत काफ़ी सशक्त था, काफ़ी विकसित था, काफ़ी स्ट्रांग था फाइनेंशियली, लेकिन वर्ष 1773 से लेकर के 1947 तक क्या हुआ था, इस बीच में जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ भारत से सस्ती दरों पर कच्ची सामग्री खरीदा करते थे हमसे, और हमने बेचना शुरू भी कर दिया। कोई बात नहीं भाई, बेच देते हैं। उसके बाद में क्या करते थे, हमसे कच्ची सामग्री खरीदने के बाद में तैयार माल भारतीय बाजारों में सामान्य मूल्य से अधिक उच्चतर कीमत पर बेचा करते थे, मतलब कि हाई रेट पर बेचा करते थे। हमको इन्होंने स्मार्ट तरीके से लूटा है। ध्यान रखिएगा, कच्चा माल हमसे लिया, स्मार्ट मतलब वस्तु बनाई और हमको प्रलोभन दे करके हमारे ही बाज़ार के अंदर वो वस्तु बेची गई और हमसे काफ़ी रुपये क्या गए, छीना लिया गया, हमको खोखला बनाया गया। जैसे दोस्तों काफ़ी होते हैं, किसी की वीकनेस हमको दिखती नहीं है, लेकिन इस समय आने के बाद में यार ये हमारा बॉडी का पार्ट ख़राब हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना कि चलते समय दिक्कत हो रही है, घुटने में कुछ दिक्कत होगी, हम ध्यान नहीं देते, चल रही है कहानी चलने दो, बाद में लगता है अचानक से वास्तव में जो हमारी कटोरियाँ हैं घुटनों की वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, है ना, फिर इसका ऑपरेशन होता है। तो वैसे ही हमारा इंडिया के साथ में भी हुआ, हमको स्मार्ट तरीके से लूटा गया अंग्रेजों के द्वारा। फाइनली दोस्तों इसका प्रारंभ जो हुआ, भारत में आर्थिक सुधार का प्रारंभ हुआ 1991 से। ये वर्ष आपको ध्यान रखना है, 10+2 के एग्जाम में पूछा गया था कि आखिरकार भारत में आर्थिक सुधार का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था, तो ये हुआ था 1991 से। अब इसमें क्या हुआ, इसमें लंबे समय से चली आ रही लोक लुभावन आर्थिक नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा, उससे भारत के सामने भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया कि लगातार नए नए आइडियाज़ सामने आते गए, हम उसको इम्प्लीमेंट करते रहे और फाइनली क्या हो गया, हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत अधिक देखने को मिली। जैसे इंसान के भी क्या होता है कि जीवन को जीने के दो तरीके होते हैं। एक तो वो होता है कि डेबिट कार्ड पे जीवन चल रहा है, ठीक है, मतलब कि एटीएम कार्ड पे जीवन चल रहा है, जितनी सैलरी उतने खर्चे, बस फालतू खर्चा हमको हमको क्या करना है, फालतू खर्चा नहीं करना। एक होता है क्रेडिट कार्ड पे लाइफ चल रही है, मतलब कि सैलरी तो है ही है, उसके अलावा जो हमको लिमिट मिल रखी है क्रेडिट कार्ड की, उस पर ज़िंदगी चल रही है। तो हमारे साथ कुछ ऐसे हुआ, हमने खर्चे अधिक कर लिए, आमदनी ढलनी, मतलब कि जो केंद्र सरकार से बजट जो आपको मिलता है राज्य की सरकार को, तो अगर राज्य की सरकार उस बजट से एक्सीड कर जाए खर्चा, लोगों को पर्सनली मतलब करके लुभावने देना शुरू करते, तो क्या हो जाएगा, लास्ट टाइम पे क्राइसिस आ सकता है, उसको कर्जे लेने की नौबत आ सकती है राज्य को। जैसे होता है कई राज्य ऐसे ही करते हैं। जैसे अभी एमपी की सरकार ने क्या करा कि हर महिलाओं को मंथली 1,000 रुपये पेंशन देने का घोषणा करी है। अब ये दोस्तों वोट का एक मतलब कि ये मीठा टोकन है, ठीक है, ये कह सकते हैं। जीतने के बाद सरकार बाद में क्या पलट सकती है, ऐसे भी हो सकता है। महिलाओं ने वहाँ की ये बोला कि हमको प्लीज़ वोट मशीन ना समझें, ठीक है, ये जो प्रलोभन आपको दे रहे हैं, तो ऐसे दोस्तों होता ही है। फिलहाल मैं बात को कुछ और जगह पॉइंट पर लेके ज़्यादा इंडिकेट नहीं करूँगा, सिंपल आप ये समझिएगा इंडिया के साथ भी वैसे ऐसे ही हुआ, प्रलोभन देने के लिए लगातार कर्जे में डूब गया, फाइनली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तारित कोष सुविधा से विदेशी मुद्रा में हमको सहायता मिली थी। अब दोस्तों ये आईएमएफ क्या हर एक कंट्री की हेल्प करता है? नहीं, जो देश आईएमएफ का मेंबर होगा ये केवल उसी देश की हेल्प करेगा। ये एक संस्था है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों, ठीक है, एक बहुत ही प्यारी संस्था है, एक बहुत ही प्यारे संगठन है, जो इसके मेंबर होते हैं केवल ये उन्हीं की हेल्प करता है। सो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ये वर्ल्ड बैंक है, इसके बारे में आप क्या जानते हो, जैसे इसका हेडक्वार्टर या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी, या फिर वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं इसके? पॉज करके राइट आंसर हमको सेंड करिए, देखते हैं कितना आपको मालूम है। सो गाइस जो हमारा ये आईएमएफ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। बुक्स के साइड में लिख लीजिएगा, स्टार मार्क है, बुक्स में बहुत जगह है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखिएगा।
आईएमएफ की स्थापना और वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोनों का वर्ष बिल्कुल सेम और हेडक्वार्टर इनका बिल्कुल सेम है। कहाँ पर है बेटा इनका हेडक्वार्टर? इनका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। और जो आईएमएफ में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 190 है। ये रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी जुलाई मंथ में 2023 में। आगे बढ़ेंगे घटेंगे वो बताएगा वक्त, ठीक है। और जो हमारा वर्ल्ड बैंक है इसके मेंबर कुल कितने हैं दोस्तों? इसके मेंबर जस्ट इसका एक कम है, मतलब कि 189। ये आपको बुक्स के साइड में अच्छे से लिख लेना है दोस्तों। इसका अर्थ ये नहीं कि आप बस अपनी कंट्री के अंदर बस केवल अनलिमिटेड खर्चे करते रहेंगे, आईएमएफ से कर्जा लेते रहेंगे, ऐसा भी नहीं होता। आईएमएफ के भी पास एक लिमिटेड फंड होता है। जैसे भी कुछ समय पहले पाकिस्तान की हालत हुई थी तो पाकिस्तान एक बार आईएमएफ से कर्ज ले चुका है, दोबारा आईएमएफ ने कर्ज देने के लिए मना कर दिया क्योंकि रिकवरी की कुछ चांस ही नहीं है वहाँ से आने के। तो आईएमएफ भी स्मार्ट है। तो जैसे कि बैंक होता है, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट देता है प्रॉपर, उससे अधिक आप खर्च करते हो तो आपकी रिकवरी करने के लिए आपके घर पे आ जाएगा, खरी खोटे को सुनाएंगे बैंक वाले जो आते हैं आकर के घर में। तो इस तरह से दोस्तों एक अति ना हो बस किसी चीज़ की। अगर हम बात करेंगे भारत में आर्थिक सुधारों में दो प्रकार की युक्तियाँ शामिल हैं। अगर भारत के अंदर आर्थिक सुधार करना है दो तरीके से हो सकता है। एक तो वो कि जो लोग हैं उनकी जो परचेसिंग पावर है उसको इंक्रीज़ कर दो। जैसे आपके साथ होता है क्रेडिट कार्ड आपको बैंक ने दे दिया तो परचेसिंग पावर आपकी यहाँ पे बढ़ गई, तो अर्थव्यवस्था में क्या हो गया? सकल मांग ऑटोमेटिकली क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और सेकंड जो आपका मेथड होता है वो होता है कि इनमें उत्पादन प्रक्रिया को उन्मुक्त करके अर्थव्यवस्था में सकल आपूर्ति को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। दो तरीके से हमारे भारत में आर्थिक सुधार हो सकते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला कि आखिरकार भारत में आर्थिक सुधारों के लिए किन किन युक्ति का प्रयोग किया गया है, कुल कितने प्रकार की युक्ति का प्रयोग किया गया? ऑप्शन से 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी था आपका 5, ऑप्शन डी था आपका 8 प्रकार की। तो बस ध्यान रखिएगा 2 प्रकार की युक्ति इसमें शामिल हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि भारत में आर्थिक सुधारों की 3 प्रक्रिया अपनाई गई हैं। युक्ति 2 है बट प्रक्रिया इसमें 3 है। एक होता है उदारीकरण, एक होता है निजीकरण और एक होता है वैश्वीकरण। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट एसएससी सीजीएल में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो इसको भी आप करिए हाईलाइट। एक क्या होता है उदारीकरण, एक निजीकरण और एक होता है वैश्वीकरण। तीनों में डिफरेंस क्या है ये जानते हैं। उदारीकरण का दोस्तों अर्थ होता है कि व्यापार एवं उद्योग को अवांछित सरकारी नियंत्रण एवं पाबंदियों से मुक्त कर देना। ये होता है क्या? उदारीकरण। थोड़ा सा मतलब पर्सनली डिस्काउंट मिल जाता है लोगों को उद्योग स्थापित करने के लिए। अगर हम बात करेंगे निजीकरण दोस्तों, निजीकरण वे प्रक्रिया होती है जिसमें निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व एवं नियंत्रण में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। ये कहलाता है आपका क्या? निजीकरण, पूरी तरह से प्राइवेट। नेक्स्ट आपका है क्या? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण वे प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है? पूरा विश्व एकल बाजार बन जाता है। इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार के माध्यम से कई देशों के बीच में तीव्र एकीकरण या परस्पर संबंध के रूप में भी समझा जा सकता है। इस प्रक्रिया में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे दोस्तों कई चीज़ होती है कि हमारे इंडिया में डेवलप नहीं होती है, जैसे कुछ हमारे खनिज संसाधन वगैरह होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, तो उनको दूसरे पे डिपेंड होता है। तो ये क्या हो गया? आदान प्रदान। हमारे पास ये है, ये आप हमसे ले लो, आपके पास ये है, ये हमको दे दो। तो इस तरह से क्या हो गया? ये होता है आपका वैश्वीकरण। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि आर्थिक सुधारों की कितनी पीढ़ियाँ हैं कुल? तो आर्थिक सुधारों की कुल 3 पीढ़ियाँ रहीं। ध्यान रखिएगा 1991 में आर्थिक सुधार स्टार्ट हुआ था। पहला जो इसका फेज़ था, पहली जो पीढ़ी थी, ड्यूरेशन ध्यान रखिएगा 1991 से लेकर के 2000 तक के बीच में थी। इसके अंतर्गत दोस्तों आपका क्या था? इसके अंतर्गत आपका उद्योग अनारक्षण, ठीक है, लाइसेंस मुक्तिकरण, विनिवेश, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, ठीक है, विनियमन, फेरा, विदेशी निवेश, बैंकिंग शेयर बाजार और बीमा एवं कर संबंधी सुधार इसमें शामिल किए गए थे। दोस्तों सेकंड जो आपकी जनरेशन आई थी उसका ईयर था 2000 से लेकर 2001 तक। इसमें क्या आया? इसमें आपका श्रम कानून सुधार आया, इसमें कंपनी अधिनियम सुधार आया, इसमें गैर रणनीतिक सरकारी कंपनियों का विनिवेश आदि शामिल किया गया। और जो तीसरा फेज़ आया था हमारे आर्थिक सुधार का, उसका ड्यूरेशन था 10वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन 2002 के साथ हुआ था। इसका उद्देश्य है कि आर्थिक सुधारों के लाभ का विकेंद्रीकरण करके लोगों को शामिल किया जा सके और इसके लिए पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। आर्थिक सुधारों की ये पीढ़ियों का एक समापन और दूसरे का प्रारंभ नहीं, अपितु ये एक साथ परिचालित था। अब पंचायत राज। अच्छा, पंचायत राज व्यवस्था की नींव कहाँ पर रखी गई थी? राज्य कौन सा था? जिला कौन सा था? और नींव किसने रखी थी? देखते हैं। जो बच्चे हमारे सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं लगातार इस बुक के सीरीज़ को, उनको पता होगा। पॉज करके भेजिए राइट आंसर।
राजस्थान का नागौर जिला। किसने रखी थी? पर्सनालिटी का नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। अब पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख आखिरकार संविधान के कौन से आर्टिकल में निहित है? पढ़ाया था ना मैंने आपको आर्टिकल, तो आपको याद होगा, तो कमेंट करिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे भारत में आर्थिक नियोजन को। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया जम के डिसलाइक मारिए, वजह कुछ मालूम हो डिसलाइक करने की तो टाइपिंग करिएगा। अगर टाइपिंग करने का मन नहीं है, बस जीवन का उद्देश्य केवल डिसलाइक मारना वीडियो का है किसी के भी, तो जीवन के उद्देश्य को पूरा करिएगा। लेकिन दोस्तों जिन बच्चों का उद्देश्य एग्ज़ाम को क्रैक करने का किसी भी हालत में, तो आप या तो लूसेंट की बुक को फॉलो करिए या फिर क्राउन की बुक को। बट मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों बेस्ट रहेगा कि क्राउन की बुक को तरीके से फॉलो करिए। मार्केट से जाकर इस बुक्स को बाय करिए, कोई ये पेड प्रमोशंस वीडियो नहीं है, नहीं बाय करना बिल्कुल। बस केवल वीडियो को देख के आप नोट्स बना सकते हो A4 पेज पर, तो आप ये भी कर सकते हो। पर शर्त ये कि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, आपका टाइम है आपके पास अच्छे से पढ़ने के लिए, तो आप ये भी कर सकते हो। धन्यवाद, समझदार के लिए इतने सारा काफ़ी होगा। एज अ विश, मिलता हूँ जल्द अपना वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।